पति आनंद का बिजनेस बंद होने के बाद बड़ी ही मुश्किल से रेणु अपने 3 बच्चों को पालती है। रेणु उनको सिर्फ पालती नहीं बल्कि अच्छा खासा पढ़ाती लिखाती भी है। एक रोज विक्रम का फोन आनंद को आता है और वो कहता है, पापा मुझे नौकरी मिल गई है, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, अब मैं गर्व से कह सकूंगा मेरा बेटा इंजीनियर है। रेणु जी अपने बेटे से बात करो। अभी रुक जाओ, पापड़ बना रही हो। अब ये पापड़ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे को नौकरी लग गई है। रेणु खुशी से झूम उठती है और तुरंत पापड़ के हाथ धोकर आनंद से फोन लेकर कहती है, बेटा तुझे नौकरी मिल गई, बस मेरा जीवन सफल हो गया। अब इस गरीबी के दलदल से जल्दी ही निकल जाएंगे हम। हाँ माँ, लेकिन अब तुम ये अचार पापड़ बनाने का काम नहीं करोगी, बोल देता हूँ। अब तुम्हारा बेटा सब संभालने लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जितने ऑर्डर ले रखे हैं मैंने उनको तो पूरा करने दे। बस भगवान इसी तरह खुशियों से हमारा घर भरते रहे। विक्रम फिर तनिषा के पास जाकर उसे भी खुशखबरी देता है। तनिषा, अगर तुमने मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं अकेला ये सब नहीं कर पाता। यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ। तुम्हें नौकरी मिल गई आज, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने घर पे शादी की बात कर सकती हूँ। अब उनके पास मना करने के लिए कोई बहाना नहीं होगा। ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना ढूंढा है मैंने, इंजीनियर है इंजीनियर। हाँ, कुछ महीनों के बाद मैं जब घर जाऊंगा तो घर पर बात करूंगा, पहले कुछ पैसे हाथ पे आ जाए। अरे तुम टेंशन मत लो, बस अपने करियर पर फोकस करो। इधर तनिषा और विक्रम अपनी शादी के सपने देख रहे होते हैं। उधर आनंद रेणु से कहता है, अब विक्रम की शादी के लिए लड़की देखता हूँ, अच्छा खासा दहेज में मिलेगा। हाँ, दहेज से बहुत सारे काम बन जाएंगे अपने। कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि बेटे के ससुराल से आए हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करूं। कम से कम 30 लाख और एक गाड़ी तो लेंगे ही दहेज में, उससे कम में नहीं होगा कुछ। और नहीं तो क्या, इससे कम लेंगे तो हमारी इज्जत क्या ही रह जाएगी। नाम तो होना चाहिए ना हमारा, वरना लोग क्या ही सोचेंगे, बेटा इंजीनियर पर मिला कुछ नहीं। अरे आप तो बस रिश्ता देखो। अरे मुझे रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिश्ते खुद चलकर आने लगेंगे। बस एक बार लोगों को पता चल जाए कि अपने बेटे को कितनी बड़ी कंपनी में काम मिला है। वो कैसे पता लगेगा? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दो। आनंद मिठाई का डब्बा आस पड़ोस के घरों में बंटवा देता है। फिर शाम को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाता है और घर के बाहर चाय लगाकर बैठ जाता है और सबको नाश्ता पानी करवाता है। क्या बात है आनंद, आज ये सब कोई खास बात है क्या? विक्रम इंजीनियर बन गया है ना, और उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई है। क्या बात है गजब, इतनी बड़ी खुशखबरी और बस नाश्ते पानी से काम चला रहे, ऐसा नहीं चलेगा आनंद बाबू। हार्ड पार्टी चाहिए, हार्ड पार्टी, तिलक लंबा चौड़ा मिलेगा अब तो। ठीक है भाई, पार्टी भी शानदार मिलेगी, तुम लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा। बेटे की शादी भी जल्दी ही करूंगा। ये हुई ना बात। सब दोस्त खा पीकर हंसी मजाक करके अपने घर चले जाते हैं। विक्रम की नौकरी लगने के बाद सब जगह आग की तरफ फैल जाती है। दिन बीतने लगते हैं और विक्रम के लिए एक से एक घर के रिश्ते आने लगते हैं। आनंद रेणु से कहता है, देखा मैंने क्या कहा था, एक से एक रिश्ता आ रहा है। आज ही 3 लड़कियों की तस्वीर आई है, देख लो तुम्हें कौन पसंद है, फिर बात आगे करता हूँ। जो लड़की सबसे सुंदर होगी उसे ही लेकर आऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। ये लाल सूट वाली बहुत अच्छी लग रही है। दहेज कितना देने का कहा है उन लोगों ने? 25 का है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बढ़वा लूंगा। लाल सूट वाली पसंद आई है मुझे, इसी से बात आगे बढ़ाओ और 30 से कम में मानना मत। जो हुक्म मेरे आका, जैसा कहा तुमने वैसा ही होगा। आनंद लाल सूट वाली लड़की के पिता से बात करता है और लड़की वाले 30 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रेणु को ये बात पता चलती है तो वो आनंद से कहती है, रिश्ता पक्का कर दीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार विक्रम को लड़की दिखा दे क्या? अरे उसको दिखाने की क्या जरूरत है, जब मैंने देख लिया तो वो क्या देखेगा। मेरा बेटा है, जो मैं पसंद करूंगी वही आएगी मेरे घर और मेरे बेटे को भी वही पसंद आएगी। ठीक है, तो रिश्ता पक्का कर देता हूँ। आनंद विक्रम का रिश्ता पक्का कर देता है और शादी की डेट निकलवा कर विक्रम को फोन लगाता है। विक्रम, 25 मई को तुम्हारी शादी फिक्स कर दी हमने, तो शादी के 15 दिन पहले आ जाना बेटा। क्या? विक्रम पूरी तरह से सदमे में आ जाता है और बिना कुछ जवाब दिए फोन रख देता है। अब मुझे माँ को सब कुछ बताना होगा, वरना तनिषा का क्या होगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। विक्रम तनिषा को बताए बिना उसी दिन की टिकट कटवा कर अपने घर पहुंच जाता है। बेटे को अचानक देखकर आनंद और रेणु बहुत खुश होते हैं। बेटा अचानक कैसे आ गया, छुट्टी मिल गई क्या तुझे?
मम्मी तुम भी ना, शादी तय हुई है भैया की, अब उन्हें भी तलब हो रही होगी मिलने की भाभी से, कौन है कैसी है। अरे ऐसा है तो आज ही मिल ले जाकर। आदिति तू साथ में चली जाना। हाँ मम्मी, मैं तो भाभी से मिलने का वेट ही कर रही थी। भैया मैं भी चलूंगा। तुम दोनों 1 मिनट के लिए चुप रहोगे? माँ मुझे तुमसे बात करनी है। मम्मी मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तनिषा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी का वचन दे चुका हूँ। मैं उसके अलावा और किसी से शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। तो पागल हो गया है क्या बेटा? 30 लाख कम नहीं होते? कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। मम्मी तुम्हारा बेटा अब कमा रहा है, वादा है तुमसे, तुमको कोई दुख नहीं होने दूंगा, ना किसी चीज की कमी होने दूंगा। रेणु अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेती है और बहुत देर तक खुद को कमरे में बंद रखती है। फिर शाम को जब वो बाहर आती है तब विक्रम उसे बहुत मनाता है, समझाता है। रेणु की ममता बेटे के आगे हार मान जाती है और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तुझे जो करना है कर, मैं हूं ही कौन। मम्मी कैसी बात कर रही हो यार, तुम सबसे जरूरी हो, लेकिन किसी और से शादी करके मैं खुश नहीं रहूंगा। फिर क्या फायदा ऐसी शादी करके? तुम फिर भी मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती हो तो मैं वहीं शादी कर लूंगा जहां तुम करोगी। नम आंखों से रेणु कहती है, दहेज के पैसे वापस करवा देना, ले आ तनिषा को। जब बेटा ही खुश नहीं रहेगा तो शादी कैसी। विक्रम तनिषा को तुरंत फोन करके सारी बातें बताता है और उसके घर वालों को मिलने के लिए आने को बोल देता है। तनिषा के घर वाले आनंद के घर आ जाते हैं। विक्रम और तनिषा का रिश्ता तय हो जाता है। रेणु के सारे सपनों पर पानी फिर जाता है और बिना दहेज के ही तनिषा और विक्रम की शादी हो जाती है और तनिषा रेणु की बहू बनकर उसके घर में गृह प्रवेश करती है। बहू आखिरकार तुम आ ही गई, लेकिन अब आई हो तो अब पूरे घर को जोड़ के रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मम्मी जी मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सब कुछ ठीक से चलने लगता है। शादी के हफ्ते भर में ही तनिषा अपने बड़ी बहू होने का फर्ज निभाने लगती है। एक रोज अदिति तनिषा से कहती है, भाभी कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है। हाँ भाभी कुछ चाइनीज खिलाओ ना, ये सब रोटी सब्जी दाल चावल खाकर हम बोर हो गए। क्या खाना है बताओ आप दोनों को, मैं बना दूंगी। वैसे मैंने चाइनीज के लिए स्पेशल क्लासेस भी किए हैं। मोमोज बना दो भाभी। चाउमीन और पनीर चिल्ली खाना है मुझे। ठीक है मैं दोनों बना दूंगी। तनिषा डिनर में चाउमीन और पनीर चिल्ली और मोमोज बना देती है। एक तरफ ये सब लटर पटर देखकर अदिति और विक्की खुश हो जाते हैं, वहीं रेणु कहती है, वो ये सब क्या बनाया है? रात के खाने में आदमी ये सब थोड़ी ना खाएगा। कभी एक आध बार हो गया नाश्ते में वो अलग बात है, ये सब खाने में नहीं चलेगा। मेरी जगह अब तुम्हें लेनी होगी और सबके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। तुम ऐसे ना समझी करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है मम्मी जी। सब खा पी कर सोने चले जाते हैं, लेकिन तनिषा रसोई की साफ सफाई करके फिर अपने कमरे में जाती है और विक्रम का कॉल आ जाता है। तुम्हारे बिना सब अधूरा अधूरा लगता है, तुम आ जाओ ना यहीं, कोई बिजनेस कर लो। अरे जान बस 1 महीने में अपना ट्रांसफर वहीं करवा रहा हूँ, फिर हम साथ रहेंगे। सच? मेरी जान में जान आई। तनिषा बहुत देर विक्रम से बात करती है। रेणु रात में बाथरूम जाने के लिए उठती है और तनिषा की आवाज सुनती है। रात भर ये फोन पर लगी रहेगी तो मेरे बेटे की नींद कैसे पूरी होगी? उसे काम पर भी तो जाना होता है। अगले दिन रेणु रसोई में जब तनिषा नाश्ता बना रही थी तो उसे कहती है, बेटा रात में क्या बात करनी रह जाती है? हाँ? सोना जरूरी है, वरना इंसान काम कैसे करेगा? तुम यहाँ सो जाओगी लेकिन मेरा बेटा कैसे रहेगा? मम्मी जी कॉल उन्होंने की थी और वो ही मुझे सोने नहीं दे रहे थे। रेणु की बोलती बंद हो जाती है। रेणु हर छोटी छोटी बात पर अपनी बहू को टोकती रहती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और विक्रम ट्रांसफर लेकर अपने घर वापस आ जाता है। विक्रम को देखकर विक्की कहता है, भैया आज हम लोग चलेंगे मूवी, बहुत दिन से कहीं निकले नहीं है। हाँ डिनर भी बाहर ही हो जाएगा। आज जाना है तो जाओ, लेकिन 10 बजे से पहले वापस आ जाना। मूवी चालू ही होगी 9 बजे। खाना पीना बाहर करके हम मूवी चले जाएंगे। आते आते कम से कम 1 तो बज जाएगा मम्मी जी। अच्छा, ये सब दिमाग तुम्हारा है? बहू तुम्हें इन दोनों को समझाना चाहिए, और तुम भी दोनों की तरह ये कैसी बातें कर रही हो? तनिषा को बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। हर बात पे मुझे ही समझाया जाता है, जैसे पता नहीं मैं सबसे बूढ़ी हूँ। घूम फिर कर सब बात के लिए मुझे ही गलत ठहरा देती है। तनिषा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। फिर शाम को अदिति विक्की तैयार हो जाते हैं और विक्रम से कहते हैं, भैया अब रेडी नहीं हुए, अभी चलना है ना, भाभी कहाँ है? अरे मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, तुम्हारी भाभी को जाने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा। विक्रम अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलता है और तनिषा से कहता है,
अरे तुम यहाँ बैठी हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम चले जाओ इन दोनों के साथ। क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी? वो सुबह वाली बात पे अभी तक नाराज हो क्या? क्या यार, तुम भी माँ की बातों को दिल पर ले रही हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे ही पड़ी है और मुझे लग रहा है मैं इस घर में आ गई हूँ जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पागल हो क्या, कुछ भी बोल रही हो। चलो तैयार हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बोल दिया मैंने। विक्रम फिर अपने भाई बहनों के साथ चला जाता है। देर रात को वो तीनों वापस आते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर आनंद कहता है, आज पड़ोस में शादी है, विक्रम जल्दी आ जाना, तुम्हें भी जाना होगा। तुम्हारी शादी में वो लोग पूरे परिवार के साथ आए थे। जी पापा, आ जाऊंगा। रेणु शाम को एक साड़ी और कुछ जेवर तनिषा को देती है। बहू, तो ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा, माथे से पल्लू उतारना नहीं चाहिए। हाँ, आज पड़ोस की बात है। ठीक है मम्मी जी। तनिषा तैयार हो जाती है जैसा रेणु ने कहा था। थोड़ी देर में विक्रम आ जाता है और बाकी सब भी तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। तनिषा अपनी पूरी कोशिश में होती है कि उसके सिर से उसका आंचल ना गिरे। तभी रेणु उसके पास जाकर धीरे से कहती है, बहू, खुद में समझदारी होनी चाहिए। शादी में हो, मेरे साथ रहो, विक्रम के साथ चिपक कर रहोगी क्या? और मुंह बंद करके खाना खाओ। इतना बड़ा मुंह खोल लिया है खाने के लिए। तनिषा कुछ नहीं कहती। सब शादी में एंजॉय करते हैं, वहीं तनिषा परेशान हो जाती है। ऊपर से रेणु रोकती टोकती रहती है। दुखी होकर तनिषा कुछ भी नहीं खाती और बिना खाए शादी से वापस चली जाती है। कमरे में गुस्से से तनिषा विक्रम से कहती है, आज के बाद मुझे कहीं जाने के लिए बोलना ही मत। ऐसे मत देखो, वैसे मत बोलो, आवाज मत करो, ये ऐसे मत खाओ। पता होता है मुझे तुम्हारी मम्मी इस तरह से मुझे टॉर्चर करेगी और तुम मम्माज बॉय बने रहोगे तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। तुम्हारी माँ को इतनी दिक्कत है, बेटे की शादी करनी नहीं चाहिए थी, तो रखती उसे अपने आंचल में छुपाकर। मेरी जिंदगी झंड कर दी है। भगवान ऐसी सास किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? जो बोलना है मुझे बोलो, मेरी माँ को कुछ मत बोलो। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? जब तुम्हारी माँ मुझसे दिन भर कुछ न कुछ कहती रहती है तब तो तुम कुछ नहीं कहते हो। तनिषा फिर रोती हुई सोने चली जाती है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और ये सब अदिति और विक्की नोटिस कर लेते हैं। मम्मी, लगता है भैया और भाभी में कुछ हुआ है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, रुक मैं देखती हूँ। रेणु विक्रम से जाकर बात करती है और विक्रम उसे सब बता देता है। अच्छा, तो ये कल की आई हुई लड़की मेरे बेटे को कंट्रोल में लेना चाह रही है और मेरी बुराइयां करती है। जब मेरी जैसी सास इसे नहीं भा रही तो कौन भाएगा? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। बेटा, तो एक जरा झुकना मत और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी। विक्रम अपने एटीट्यूड में आ जाता है और तनिषा से बात नहीं करता। उधर तनिषा को और भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन होने लगता है और वो भी किसी से बात नहीं करती। इतनी छोटी सी बात तूल पकड़ लेती है। क्या हुआ बहू को? वो किसी से कुछ कहती नहीं है, मुंह लटका कर घूमती रहती है। अब उसे क्या कहे, वो ये सब ड्रामे कर रही है अपने विक्रम को कंट्रोल में लेने के लिए। घर का माहौल खराब कर रही है ताकि मैं परेशान होकर उसे बोल दूं मेरे बेटे को लेकर अलग हो जाओ। लेकिन वो नहीं जानती मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। अच्छा, ऐसा है तो बोल दो उसे अपने मायके चली जाए, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इतनी गरीबी में भी हमारे घर का माहौल अच्छा लगता था, लेकिन अभी कैसा लग रहा है। ये सारी बातें तनिषा सुन लेती है और सीधा अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करके अपने मायके के लिए निकल जाती है। इधर विक्रम जब घर आता है तो देखता है तनिषा कमरे में नहीं है। मम्मी, तनिषा को देखा क्या? अरे होगी कमरे में, सुबह से मैंने भी नहीं देखा। मम्मी, वो कमरे में नहीं है और मैंने पूरे घर में उसे देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। भैया, मैंने भाभी का स्टेटस देखा था, वो अपने मायके गई है। क्या? बिना किसी को बताए वो अपने मायके चली गई? ठीक है, गई तो गई, अब वो वहीं रहेगी। जो वो कर रही है ना बेटा, बहुत गलत है। मैंने कहा था ये लव मैरिज वाली लड़कियां टिकती नहीं है, लेकिन तूने मेरी सुनी कहा। हाँ माँ, तभी तो झेल रहा हूँ। तुम्हें जो सही लगता है वही करो। तभी रेणु की ननद आशा का फोन उसे आता है और रेणु उसे सारी बात बताती है। क्या कहूँ दीदी, बच्चे समझते नहीं, बाद में झेलना पड़ता है। तनिषा ने नाक में दम कर दिया। ऐसे घर से भागेगी तब तो हो गया। भाभी, हम भी तो थे, हमें कम सुनने को मिलता था क्या? लेकिन फिर भी अपना ससुराल बसाया हमने, और तनिषा को कोई कुछ कहता नहीं तब भी इतना तेवर दिखा रही है। भाभी, मैं तो कहती हूँ विक्रम की शादी के लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। एक काम करो, तलाक करवा दो विक्रम का, फिर आराम से धूमधाम से विक्रम की दूसरी शादी कर देंगे। वही ना, मायके जाकर एक बार भी कॉल नहीं किया उसने।
इसी तरह हफ्ता बीत जाता है। ना ही मनीषा के घर वाले कोई पहल करते हैं, ना ही रेणु की तरफ से कोई कुछ कहता है। एक रोज रेणु कहती है, विक्रम उसे फोन कर आज और बोल तलाक के पेपर भेज रहा हूँ, उस पर साइन कर दे। जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो कौन सा मेरा बेटा मरा जा रहा है उसके लिए। ठीक है माँ। विक्रम तनिषा को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें तो मुझसे और मेरे घर से कोई मतलब नहीं है ना। तुम्हारी माँ को है ना जो मेरा घर तोड़वाने में लगी है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। बोलूंगी, वो कर भी सकती है और मैं बोल भी नहीं सकती। ठीक है, तो अब तलाक लेकर अलग होना ही बेहतर है। मैं डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा रहा हूं। तनिषा को तलाक का नाम सुनकर धक्का सा लग जाता है और रोते हुए कहती है, बुरे वक्त में जिसने साथ दिया आज वही खारी लग रही है। मुझे भी ऐसे इंसान के साथ अब नहीं रहना है जिसे मेरी बात समझ में नहीं आती। तनिषा रोते हुए फोन रख देती है। इधर विक्रम तमतमाते हुए अपनी मां से कहता है, मम्मी तुम ठीक कह रही थी, मैं जा रहा हूं तलाक के पेपर बनवाने, मुझे नहीं रहना इसके साथ अब। ठीक है बेटा, ले ले तलाक। इतने में ही रेणु की एक सहेली वहां आ जाती है और रेणु से कहती है, तलाक? रेणु तू कैसी बात कर रही है? रेणु सहेली को पूरी बात बताती है। फिर सहेली कहती है, इतनी छोटी सी बात कहां से कहां तक पहुंच गई। तनिषा भी बच्ची है, तुमने उसके लिए किया ही क्या है और उससे उम्मीदें इतनी। अरे उसने बोल दिया तो बोल दिया, थोड़े उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करो जैसे अपने बच्चों के साथ करती हो। खाली उसी से उम्मीद करने से नहीं होगा रेणु। तुम जो सब कर रही हो ना, मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। यार तू ठीक बोल रही है, बात को संभालने की जगह मैंने उसे तूल दे दिया। रेणु विक्रम को उसी वक्त रोक लेती है और उसके साथ तनिषा की मायके पहुंच जाती है और तनिषा को वापस घर लाकर अपने बेटे का घर फिर से बसा देती है। मई की चिलचिलाती दोपहर है। 2 कमरों का ये छोटा सा घर किसी भट्टी की तरह तप रहा है। रसोई इतनी तंग है कि वहां एक साथ 2 लोग खड़े भी नहीं हो सकते। रसोई में इकलौता गैस चूल्हा है जिसे लेकर आए दिन कलह होती रहती है। किरण पसीने से तरबतर होकर रसोई में आलू भट्टे की बैगन की सब्जी और रोटियां बना रही है और चावल बना रही है। तभी सुमन हाथ में पानी का ग्लास लिए रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बन गया खाना? या आज दोपहर का भोजन शाम की चाय के साथ कराने का इरादा है। मैं कब से बाहर बैठे इंतजार कर रही हूँ कि आपकी ये अनंत काल की कुकिंग खत्म हो तो मैं रसोई साफ करके अपने बच्चों को कुछ खिलाऊं। सुमन, देख नहीं रही हो कितनी गर्मी है? अकेले दम पर सब संभाल रही हूँ, ऊपर से ये रोटियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस आधा घंटा और लगेगा, थोड़ा धैर्य रखो। रसोई को भी भागने की जगह नहीं है। आधा घंटा? दीदी, जब मेरी बारी होती है तो मैं 15 मिनट में सारा काम निपटा कर बाहर आ जाती हूँ, लेकिन आपकी बारी में पता नहीं क्यों घड़ी की सुइयां थम जाती है। और ये क्या भाटे की सब्जी बनाई है आपने? आपको अच्छे से पता है कि ये सब्जी ना मेरे पति को पसंद है और ना ही मेरे बच्चे को, फिर भी आपने जानबूझकर यही बनाया। देखो सुमन, मैंने सुबह से फ्रिज साफ किया है, जाले निकाले हैं और अब ये सब खाना बना रही हूँ। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि सबकी पसंद के हिसाब से अलग अलग खाना बनाऊं। आज जो बना है वही खाना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो खुद आकर कुछ और बना लो। ये तो सरासर तानाशाही है। मैं जब खाना बनाती हूँ तो हर सदस्य की पसंद का ख्याल रखती हूँ। माँ जी को क्या चाहिए, ससुर जी को क्या पसंद है, मैं सब पूछती हूँ और आप बस अपना आलस देखती हैं। ये भाटे तो आज कोई छूने वाला भी नहीं है। हमेशा की तरह आज भी दोनों बहुओं में बहस होने लगती है। बहस की आवाज सुनकर सास शांति वहां आती है और कहती है, फिर शुरू हो गई तुम दोनों की रामायण। अरे कम से कम इस तपती दोपहर में तो शांति रखो। सुमन, अब क्या बात हो गई? और किरण, तू भी क्यों मुंह फुलाए खड़ी है? माँ जी, आप खुद ही देख लीजिए, इन्होंने भाटी की सब्जी बनाई है। इन्हें पता है कि राहुल और चिंटू इसे नहीं खाते, ऊपर से कहती है कि जो बना है वही खाओ। क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? माँ जी, मैंने सुबह से घर का सारा भारी काम किया है। फ्रिज की सफाई में 2 घंटे लगे। अब इतनी गर्मी में मैं और मेहनत नहीं कर सकती। मैंने सब्जी, चावल और रोटियां बना दी है। मुझे और भी काम है, मैं मशीन नहीं हूँ। ठीक है, अब चुप हो जाओ दोनों। किरण, तू रोटियां सेक ले और सुमन, तू आज के लिए समझौता कर ले बेटा। एक दिन भाटे खाने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। शांति किसी तरह दोनों के झगड़े को खत्म करती है। थोड़ी देर बाद किरण सभी का खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब सुमन कहती है, जब भी किरण दीदी खाना बनाती है तो खाना कभी भी समय पर नहीं मिलता तो लेट ही हो जाता है। बहू, सुमन तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, तुम उससे क्यों हर बात पर कलेश करती रहती हो? ससुर जी, मैं कलेश नहीं करती। इन्हें लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ। मैं भी थकती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। अरे हो गया भाग्यवान, अब इस भाषण को विराम दो। सुबह से काम पर पसीना बहाकर आया हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, चलो खाना लगा दो।
सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी राहुल भाटे की सब्जी को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे फिर से भाटे की सब्जी? माँ, किरण भाभी को पता है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं सुहाता, फिर भी हर बार यही क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था राहुल, पर यहाँ मेरी सुनता कौन है? दीदी की अपनी ही सरकार चलती है। अब यही खाइए वरना भूखे सो जाइए। बेटा आज खा ले, कल तुम्हारी पसंद की सब्जी बनेगी, बात को और मत बढ़ाओ। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन किरण अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, खाना बनाने का समय हो गया है, लेकिन घर में एक टमाटर तक नहीं बचा है, सब्जियां पूरी तरह खत्म हो गई है। हाँ बहू, ये लो कुछ पैसे और बाजार जाकर ताजी सब्जियां ले आओ। देखो पैसे कम है तो थोड़ा मोल भाव ठीक से करना। तपती धूप में किरण बाहर निकलती है। गर्मी इतनी है कि सड़कें खाली पड़ी है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान जाती है। सब्जी वाला भाव ऊंचे बताता है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी गर्मी, ये सब्जी वाले इसमें भी रहम नहीं करते। माँ जी ने इतने कम पैसे दिए हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं और क्या छोड़ूं, पर खाली हाथ गई तो सुमन फिर ताना मारेगी। जैसे तैसे वो आधा झोला सब्जियां भरकर घर लौटती है। माँ जी, बहुत मुश्किल से ये सब्जियां मिली है, 4-5 दिन तो चल ही जाएंगी। भगवान। हाँ, बहुत सही कह रही है। अब रसोई में जाकर जल्दी से खाना बना ले। दोपहर में किरण दाल चावल और सब्जी बनाती है और सभी को परोस देती है। सब खाने लगते हैं। सुमन भी खाना खाकर चिंटू का होमवर्क करवाने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को चिंटू सुमन से कहता है, मामे, मुझे वेजिटेबल नूडल्स खाने हैं, वो ढेर सारी सब्जियों वाले जो आपने पिछले हफ्ते बनाए थे, प्लीज बना दो ना। ठीक है मेरे लाल, अभी बनाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और फ्रिज से शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स निकालकर काट लेती है। वो नूडल्स बनाकर चिंटू को देती है और बचे हुए सभी को खिला देती है। रात को जब किरण खाना बनाने रसोई में जाती है तो वो टोकरी खाली देखकर बाहर हॉल में आती है और गुस्सा करते हुए सुमन से कहती है, सुमन, ये क्या किया तुमने? तुम होश में तो हो? मैं अपनी चप्पलें घिसकर इतनी धूप में ये सब्जियां लाई थी कि हफ्ते भर चलेगी, और तुमने एक ही बार में सारी सब्जियां नूडल्स में झोंक दी। नूडल्स क्या बिना सब्जियों के बनते हैं? और मैंने सिर्फ चिंटू के लिए नहीं बनाए, बंटी ने भी खाए हैं और घर के बड़ों ने भी स्वाद लिया है। अब बच्चा जिद कर रहा था तो क्या मैं उसे मना कर देती? तुम्हें भी पता है उन सब्जियों को लाने में मेरी कितनी जान निकली थी। माँ जी ने 100 रुपए दिए थे और मैंने 150 का सामान मोल भाव करके निकाला था। तुम्हें दूसरों की मेहनत की रत्ती भर भी कदर नहीं है। मम्मी, आप चाची को कुछ मत कहो, नूडल्स बहुत यम्मी थे। तो चुप रह बंटी, तुझे खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। सुमन ने ये जानबूझकर किया है ताकि मुझे कल फिर से धूप में जाना पड़े। अच्छा, तो अब मैं अपने बच्चों को खिलाने से पहले आपसे परमिशन लूंगी? अरे बेटा शांत हो जाओ। सुमन, तूने सब्जियां थोड़ी ज्यादा डाल दी थी, पर अब हो गया तो हो गया। किरण, तू कल फिर चली जाना बाजार। माँ जी, अब मैं बाजार नहीं जाऊंगी। कल सुमन को भेजिएगा, तब इसे पता चलेगा कि धूप क्या होता है और मोल भाव क्या होता है। अगले दिन घर में भारी तनाव रहता है। दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। तभी एक दिन घर में शांति अपनी दोनों बहू से कहती है, देखो तुम दोनों, कमला बुआ आ रही है। मैं नहीं चाहती कि उनके सामने तुम दोनों कोई तमाशा करो। मिलकर खाना बनाना और प्यार से रहना। ठीक है माँ जी, आज हम झगड़ा नहीं करेंगे। मैं और सुमन मिलकर बुआ जी के लिए अच्छा खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, हम पुराने झगड़े भूलकर आज बुआ जी की खातिरदारी करेंगे। अब दोनों बहुएं किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। किरण सुमन से कहती है, सुमन, ऐसा करते हैं कि मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ, साथ में आटा भी गूंथ लूंगी। तुम दाल मखनी और पनीर की सब्जी संभाल लो। दीदी, आपने सारा काम अपने पास रख लिया, आसान वाला, और सारा भारी काम मुझे थमा दिया। हलवा और चावल में रखा ही क्या है? असली मेहनत तो मसालों को भूनने और ग्रेवी बनाने में है। आसान? सूजी भूनने में हाथ दुखने लगते हैं सुमन, और आटा गूंथना क्या तुम्हें खेल लगता है? तुम्हें तो हमेशा हर काम भारी ही लगता है। ठीक है, तुम ही कर लो सब, मैं हलवा छोड़ देती हूँ। आप चाहती ही यही हैं कि बुआ जी के सामने मैं थकी हारी दिखूं और आप फ्रेश। आप बस अपनी तारीफ चाहती हैं, ये नहीं होने वाला। दोनों बहुओं में फिर से बहस छिड़ जाती है और धीरे धीरे दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वे रसोई में बर्तन पटकने लगती है। तभी कमला बुआ घर में प्रवेश करती है। बर्तनों की आवाज सुनकर कमला और शांति दोनों रसोई में आते हैं और देखते हैं कि दोनों बहुएं आपस में झगड़ा कर रही है। ये देखकर शांति दोनों को डांटती है तो दोनों गुस्से में हॉल में आकर बैठ जाती है। पीछे से शांति और कमला भी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी कमला शांति से कहती है, शांति, ये क्या नजारा है? मैं घर के अंदर कदम रख रही हूँ और तुम्हारी बहुएं इस तरह बहस कर रही हैं। क्या यही संस्कार दिए हैं तुमने इन्हें? क्या बताऊं जीजी, इनका रोज का यही नाटक है। रसोई में चूल्हा एक है पर इनके दिल अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। बुआ जी,
देखिए ना ये सुमन कैसे हर बात पर नखरे करती रहती है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। और बुआ जी, दीदी हमेशा सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है, मुझसे बस मजदूरी कराना चाहती है। चुप हो जाओ दोनों। शांति, इन दोनों को साथ रखना आग और पेट्रोल को साथ रखने जैसा है। मेरी सलाह मान, इनकी रसोई अलग कर दे। जब बर्तन अलग होंगे तभी शायद इन्हें एक दूसरे की कदर होगी। जी आप सही कह रही हैं। अब और बेइज्जती नहीं सही जाएगी। कल से ये दोनों अपना अपना पकाएंगी और अपना अपना खाएंगी। अगले दिन घर की तस्वीर बदल जाती है। घर छोटा है, 2 कमरों का, इसलिए व्यवस्था करना मुश्किल है। तय होता है कि एक बहू रसोई में खाना बनाएगी और दूसरी अपने कमरे में चूल्हा जलाएगी। ये सुनकर सुमन कहती है, ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। मैं अपने कमरे में ही चूल्हा और गैस सिलेंडर ले जाती हूँ। अपना खाना मैं वही बना लूंगी। कम से कम रोज रोज की किटकिट तो खत्म होगी। और रसोई में मैं बनाऊंगी। मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। ऐसा कहकर किरण रसोई में खाना बनाने लगती है और सुमन अपने कमरे में गैस चूल्हा रखकर खाना बनाने लगती है। शाम का समय है। सुमन अपने कमरे में ही खाना बना रही है। जैसे ही वो दाल में तड़का लगाती है तो पूरे कमरे में धुआं और मिर्ची की धास भर जाती है। चिंटू को छींके आने लगती है और वो कहता है, मम्मी, यहाँ बहुत धुआं हो रहा है। मेरी आंखों में जलन हो रही है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। बेटा थोड़ा सहन कर लो। अब रसोई अलग हुई है तो थोड़ा तो कष्ट करना ही होगा। बाहर हॉल में दादाजी बैठे हैं, वहां चले जाओ। वो ऐसा ही कह रही थी कि तभी शांति लेटने के लिए सुमन के कमरे में आती है, पर पलंग पर सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देखकर शांति कहती है, बहू थोड़ा लेटने तो दे, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, देख नहीं रही हैं आप, पलंग पर अभी रोटियों का डिब्बा और सब्जी का पतीला रखा है। यहाँ जगह नहीं है। आप किरण दीदी के कमरे में जाइए। अब शांति किरण के कमरे में जाती है, वहां जहां प्रीति और चिंटू लेटे हुए थे और किरण पलंग पर बैठकर सब्जियां काट रही थी। ये देखकर शांति अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये रसोई अलग हुई है या घर नरक बन गया है। कहीं भी एक पैर रखने की जगह नहीं बची। ऐसा सोचते हुए शांति वापस हॉल में आकर बैठ जाती है। रात का खाना बनता है। दोनों बहुएं अपना अपना खाना लेकर हॉल में आती है और सभी को परोस देती है। सुमन राहुल को सब्जी खिलाते हुए कहती है, राहुल ये पनीर खाकर देखिए, मैंने खास ग्रेवी बनाई है। दीदी की सूखी दाल से तो लाख गुना बेहतर है। दीपक, आप ये दाल तड़का खाइए, शुद्ध देसी घी का तड़का है। बस करो तुम दोनों, ये खाना खा रहे हैं या जहर? ससुर के सामने इस तरह की होड़ शोभा नहीं देती। राम के डांटने पर अब सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। मई की रात भी अब सुकून नहीं दे रही थी। घर के दोनों कमरों में चूल्हे जलने से दीवारों ने गर्मी सोख ली। पूरे घर का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया। किरण और सुमन दोनों ही पसीने से बेहाल और उनके बच्चे गर्मी के मारे सो नहीं पा रहे थे। कूलर की हवा भी अब गर्म थपेड़ों जैसी लग रही थी। एक दिन बंटी अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इस कमरे में तो सांस भी नहीं आ रही। पहले हम हॉल में कूलर के सामने लेटते थे, अब आपने यहाँ चूल्हा रख लिया है तो सब गर्म हो गया है। तो क्या करूं बेटा, बाहर हॉल में तेरे दादा दादी और बुआ सो रहे हैं, वहां जगह कहाँ है, थोड़ा बर्दाश्त कर। दूसरे कमरे में सुमन का भी यही हाल है। चिंटू रो रहा है क्योंकि कमरे में मसालों की धास अभी भी मौजूद है। माँ, मुझे खेलने की जगह नहीं मिल रही। आपने यहाँ सारा राशन भर दिया है। बाहर जाऊं तो दादी डांटती है। हम पहले साथ में खेलते थे, अब बंटी भैया भी अपने कमरे में बंद रहते हैं। तू चुप रह चिंटू, बहुत बोलता है तू। जा बाहर गैलरी में टहला, यहाँ मुझे काम करने दे। ऐसा कहकर सुमन चिंटू को चुप करा देती है। रात के 2 बजे दीपक सुमन से कहता है, सुमन, तुमने चूल्हे अलग करके बहुत बड़ी गलती की। पहले क्या घर छोटा सा कम था, गर्मी कम थी, और साथ ही इस तरह 2 चूल्हे जलने में बचत भी बिगड़ जाएगी। लेकिन सुमन दीपक की कोई बात पर ध्यान नहीं देती। अगली सुबह किरण छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो अपनी छत से शीला सुमन से कहती है, क्यों किरण बहू, सुना है तुम लोगों ने चूल्हा अलग कर लिया है? क्या बताऊं शीला आंटी, बहुत दिक्कतें हो रही थी। काम का बंटवारा सही नहीं था, इसलिए माँ जी ने ही कह दिया कि अलग अलग बनाओ। अब कम से कम शांति तो है। तभी सुमन भी अपने बाल सुखाती हुई छत पर आ जाती है और किरण की बातें सुन के कहती है, हाँ शीला आंटी, कर लो मेरी बुराई। दीदी तो यही चाहती हैं कि सबको लगे कि मैं ही झगड़ालू हूँ। ये नहीं बताएंगे कि अपनी मर्जी चलाने के चक्कर में इन्होंने घर का बंटवारा करवा दिया। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें हर काम भारी लगता था। अब बनाओ अपना शाही पनीर और खाओ अकेले, मुझे क्या। इस तरह दोनों बहुएं फिर से बहस करने लगती है। ये देखकर शीला कहती है,
अच्छा, अब समझ में आया कि तुम दोनों के चूल्हे क्यों अलग हैं। तुम लोग तो छत पर भी लड़ रही हो। सही बात है, तुम लोग अलग ही रहो, वरना मोहल्ले का सुकून छीन लोगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मोहल्ले में एक छोटे बच्चे का जन्मदिन का प्रोग्राम था। किरण और सुमन दोनों सज धज कर अपनी सास के साथ वहां जाती है। वहां मोहल्ले की औरतें उन्हें घेर लेती है। शीला कहती है, अरे हम तो सोचते थे कि तुम दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है, तुम तो मिसाल थी मोहल्ले की। अब पता चला कि तुम लोग तो अंदर ही अंदर लड़ती हो और अब तो चूल्हा भी अलग कर लिया। देखिए आंटी, अगर हम लड़ते भी हैं तो क्या हुआ, अपने घर में लड़ते हैं, किसी की हम मांगने तो नहीं जाते जिसे देखो हमारी बुराई करता रहता है। सही कहा सुमन ने, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। आप लोग अपने घर का देखिए, हमारी रसोई अलग हुई है, हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। चलिए माँ जी, यहाँ से चलते हैं। दोनों बहू अपनी सास के साथ वापस आने लगती है। तभी रास्ते में शांति कहती है, लोग तो बोलेंगे ही ना बेटा, साथ रहना और साथ खाना एकता की निशानी होती है। अलग रहने से खर्च भी दुगना होता है और ताकत भी आधी हो जाती है। ये बात वक्त सिखाएगा तुम्हें। बातें करते हुए वो लोग घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन शाम को सुमन की तबीयत बिगड़ने लगती है। तेज गर्मी और कमरे के धुएं के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। चिंटू दौड़कर किरण के पास जाता है और आवाज देकर कहता है, बड़ी मम्मी जल्दी आइए, मम्मी गिर गई और बोल नहीं रही है। किरण घबराकर सुमन के कमरे में जाती है और सुमन से कहती है, क्या सुमन आंखें खोल, माँ जी जल्दी आइए, देखिए सुमन को क्या हुआ। किरण दौड़कर कमरे में आती है और सुमन को देखकर कहती है, हाय राम, इसे तो तेज बुखार है और शरीर में पानी की कमी हो गई है। लगता है कमरे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। किरण तुरंत पानी और चीनी का घोल बनाती है और सुमन को पिलाती है। वो उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती है और उसे पंखे के नीचे लिटाती है। शाम तक सुमन बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाते हैं। अब दोनों भाई हॉल में बैठे हिसाब कर रहे थे। तभी दीपक कहता है, माँ जी, इस महीने का खर्च तो आसमान छू रहा है। राशन, सब्जी और गैस का बिल मिलाकर हमारी बचत के पैसे भी खत्म हो गए। घर की ईएमआई भरने के पैसे नहीं बचे हैं। हाँ भाई साहब, अलग अलग सामान लाने में बहुत बर्बादी हुई। तेल मसाले सब दुगना लगा, हमें बहुत घाटा हुआ है। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, ये लो किश्त के लिए। पर अब तुम दोनों बहुएं ही तय करो, क्या तुम लोग इसी तरह अपनी अपनी अकड़ में घर को कंगाल करना चाहती हो या फिर से एक रसोई में प्यार के साथ रहना चाहती हो। माँ जी, हमें समझ में आ गया है, अलग रहने से ना तो जगह बढ़ी और ना ही सुकून, सिर्फ गर्मी और खर्चा बढ़ा। मैं अपना चूल्हा वापस रसोई में ला रही हूँ। हाँ सुमन, अब हम कभी अलग होने की बात नहीं करेंगे। साथ में मिलकर हम काम करेंगे तो जल्दी भी होगा और हमें एक दूसरे का साथ भी मिलेगा। चलो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रीति, जा बेटा, दोनों बहुओं की मदद कर और वो दूसरा चूल्हा स्टोर रूम में रखा। अगले दिन रसोई में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है। किरण और सुमन साथ मिलकर खाना बना रही हैं। रसोई में हंसी मजाक हो रहा है और गर्मी अब उतनी परेशान नहीं कर रही क्योंकि दिल ठंडे हो चुके हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है।